हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ आर्क वेल्डिंग मशीन्स। ये हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन किया, ये हमने देखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो इन सभी को हमने यहाँ पर देखा था। एंड लास्टली हमारे पास ये टॉपिक है आर्क वेल्डिंग मशीन। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग मशीन दैट मीन्स कि जिस मशीन के हेल्प से, जिस इक्विपमेंट्स या फिर अपरेटस के साथ हम यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, इन आर्क टाइप वेल्डिंग। ठीक है, आर्क वेल्डिंग हमने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके का मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क वेल्डिंग में हम AC सप्लाई एज वेल एज DC सप्लाई हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज इनपुट हम AC भी अप्लाई कर सकते हैं एंड DC भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर हम DC वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम DC सप्लाई देने वाले हैं एज इनपुट, तो यहाँ पर हम जनरली जो वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं वो आपका MG सेट हो सकता है, दैट मीन्स कि मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, या फिर दूसरा हम लोग AC रेक्टिफाइड वेल्डिंग यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक रेक्टिफायर होगा जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंड उस DC का यूज़ फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन वेल्डिंग मशीन को एज अ इनपुट हम लोग DC सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। तो इन केस ऑफ DC वेल्डिंग मशीन्स हम लोग इधर MG सेट यूज़ कर सकते हैं या फिर रेक्टिफायर यूनिट यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर हम AC वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम AC एज अ इनपुट अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर हम जो मशीन यूज़ करेंगे जिससे हम यहाँ पर एज अ इनपुट जो हम अप्लाई करेंगे थ्रू वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का AC या DC वेल्डिंग मशीन्स में हम लोग इस तरीके का मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो वेल्डिंग मशीन एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो वेल्डिंग मशीन्स दैट मीन्स कि जो वेल्डिंग करने के काम आएगा आपके, और इन वेल्डिंग मशीन्स को हम AC एज वेल एज DC दोनों ही सप्लाई दे सकते हैं। AC वेल्डिंग मशीन जो होता है, ठीक है, इसमें हम लोग जनरली वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है यानी कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दैट मीन्स कि हम इनपुट साइड में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, सपोज़ इधर अगर हम 220 वोल्ट AC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट साइड में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये हम 110, ठीक है, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, दैट मीन्स कि हमारा जो इनपुट साइड का वोल्टेज होगा उसके कंपैरिजन में हम आउटपुट साइड में लेस वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जो हम लोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जहाँ पर हम इनपुट हमारा ज़्यादा होता है एंड ये स्टेप डाउन होकर यानी कि लोअर वोल्टेज हमें यहाँ पर अप्लाई करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 220 या 440 वोल्ट सिंगल फेज़ या 3 फेज़ हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये 80 to 100 वोल्ट हमें जनरली यूज़ होता है AC के केस में। ठीक है, तो हम इतना लेवल हम लोग इसका डिक्रीज़ करके अपने वेल्डिंग मशीन को दे सकते हैं। इन केस ऑफ DC वेल्डिंग, ठीक है, DC वेल्डिंग में हम लोग मोटर जनरेटर सेट का यूज़ करते हैं। इधर डीजल पेट्रोल इंजन जनरेटर सेट यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर AC मशीन जो है आपका AC सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरली या हमारे AC सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज़ का यहाँ पर है। ठीक है, इन इंडिया, एंड 60 हर्ट्ज़ भी हम लोग रेयर केस में यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी जो होता है AC वेल्डिंग का, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 80% to 85% तक का यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। और एनर्जी कंज्यूमेबल की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करता है अगर हम पर केजी डिपॉजिट कर रहे हैं मेटल को। ठीक है, आपका एक वर्किंग सरफेस होगा या फिर मेटल पीस होगा, तो इस मेटल पीस पे आप कितना केजी मेटल डिपॉजिट कर रहे हैं वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पर केजी डिपॉजिटेड मेटल के लिए आपको 3 to 4 किलोवाट आवर का एनर्जी यहाँ पर
यूज़ होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो आपका AC वेल्डिंग मशीन होगा ये पर kg ऑफ डिपॉजिटेड मेटल के लिए 3 to 4 किलोवाट एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, सेम अगर हम DC वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका पर kg डिपॉजिटेड मेटल के लिए 6 to 10 किलोवाट आवर एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। AC वेल्डिंग मशीन हम देखें, ठीक है, तो ये आपका जनरली लो पावर फैक्टर पे काम करता है, 0.3 0.4 बहुत ही लो है। ठीक है, जबकि DC मशीन के साथ हम पावर फैक्टर की बात करें तो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम यहाँ पर 0.6 0.7 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस देख सकते हैं कि वेल्डिंग मशीन्स हमारा AC और DC दोनों सप्लाई यूज़ करने वाला हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर हम AC के केस में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि 220 या 440 वोल्ट को आपको 80 to 100 वोल्ट में रिड्यूस करके देगा। उसी तरीके से DC वेल्डिंग मशीन के केस में हम MG सेट या इंजन जनरेटर सेट या फिर रेक्टिफायर सेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। AC मशीन्स आपका 50 to 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, और इस वजह से इसका जो एफिशिएंसी होता है, ठीक है, एफिशिएंसी दैट मीन्स कि AC सप्लाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर खुद में ही इसका जो एफिशिएंसी होता है 85 to 90% या 95% इसका एफिशिएंसी होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, सारे के सारे स्टेशनरी पार्ट होते हैं। इस वजह से ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी खुद में बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब हम यहाँ पर AC वेल्डिंग मशीन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो इस वजह से यहाँ पर भी इसका एफिशिएंसी, वेल्डिंग मशीन का एफिशिएंसी भी हाई हो जाता है। ठीक है, 80 to 85%। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो AC में हमारा 3 to 4 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम होगा फॉर 1 kg ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, एंड इन केस ऑफ DC ये 6 to 10 किलोवाट आवर का होता है। ठीक है, AC के केस में पावर फैक्टर लो हो जाता है। ठीक है, लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, एंड DC के केस में हाई पावर फैक्टर यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर एक टेबल में आपको शो किया गया है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन्स का वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग। तो अगर हम वेल्डिंग मशीन जो कि 50 to 100 एम्पियर का करंट अगर ड्रॉ कर रहा होगा तो यहाँ पर हम 15 वोल्ट्स का इनपुट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये 50 to 100 एम्पियर तक का ये करंट ड्रॉ करेगा। अगर हम 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 to 250 एम्पियर तक का ये करंट ड्रॉ करेगा। उसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम 40 वोल्ट का एज ए इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम 500 या 500 से ज़्यादा ये करंट ड्रॉ कर सकता है। तो जहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो अगर हमें करंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम उसी के करेस्पॉन्डिंग हम वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल को फॉलो करके हम करंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग मशीन्स का और अगर हम पार्ट देखें, कंप्लीट वेल्डिंग सेट का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिट आपका होता है इलेक्ट्रोड होल्डर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड होल्डर में आप एक पोलैरिटी सप्लाई देते थे। ठीक है, एंड दूसरा आपका मेटल पीस में सप्लाई जाता था। तो यहाँ पर इसके बीच में आप इस तरीके से इलेक्ट्रोड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, ठीक है, फॉर होल्डिंग द इलेक्ट्रोड। किसी भी एंगल पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर आपका डिफरेंट साइजेस का होगा। ठीक है, ये करंट रेटिंग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, करंट रेटिंग जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रोड्स का साइज़ प्लस इलेक्ट्रोड होल्डर का साइज़ आपका वेरी करेगा। नेक्स्ट आपका यूनिट या फिर पार्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ केबल्स और लीड्स। ठीक है, तो जो हमारा केबल होल्डर होगा, इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, तो इलेक्ट्रोड होल्डर का जो एक टर्मिनल होगा, ठीक है, एंड टर्मिनल, वो आपका केबल से कनेक्टेड होता है, एंड केबल का दूसरा एंड, ठीक है, ये आपका रेक्टिफायर से, अगर इन केस ऑफ DC, ठीक है, DC वेल्डिंग मशीन, ये आपके रेक्टिफायर से कनेक्टेड होगा।
ठीक है। दूसरा हो सकता है कि एमजी सेट के एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो केबल का एक एंड आपका रेक्टिफायर या फिर एमजी सेट के साथ कनेक्शन होगा, या इन केस ऑफ डीसी आपका ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होगा, एंड दूसरा आपका इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका केबल्स एंड लीड कनेक्शन, ठीक है, सप्लाई के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉपरली इंसुलेटेड होता है रबर कवरिंग से, ठीक है, या आप हेवी रबर कोटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो केबल आपका प्रॉपरली इंसुलेटेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। केबल कनेक्टर्स एंड लग्स, ठीक है। तो केबल को कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर मशीन्स चाहिए, ठीक है, मशीन में हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो केबल को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और ये केबल्स आपका मशीन के स्विच के साथ यानी मशीन के बॉडी के साथ आपका कनेक्टेड होगा, एंड दूसरा टर्मिनल हमने देखा इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के कनेक्शन को करने के लिए हम मैकेनिकल टाइप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्टर्स होता है ये आपके करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया रहता है। चिपिंग हैमर, ठीक है। आप लोग अगर नोटिस किए होंगे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग जब आपका हो रहा है तो आर्क की वजह से या फिर कुछ अगर हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होके इसके ऊपर मेटल के ऊपर या वर्कपीस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट को या जिस पार्ट को वेल्ड करना था, ज्वाइन करना था, वो तो कंप्लीट हो जाता है, बट उसके अलावा सरफेस पे आपको कुछ डिपॉजिशन यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम लग्स कह सकते हैं। तो ये जो आपका स्लैग या फिर लग्स आपका जो जमा हो जाता है, ठीक है, सरफेस पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका हैंड टूल होता है, ठीक है। तो ये चिपिंग हैमर आपका चीज़ल शेप का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का वी शेप का आप नोटिस कर सकते हैं। इसके एक एंड पे बहुत पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग स्लैग को रिमूव कर सकते हैं, जो कि सरफेस पे आफ्टर वेल्डिंग डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इस सेट में नीड पड़ेगा, दैट इज़ वायर ब्रश या फिर पावर वायर व्हील, ठीक है। तो ये वायर ब्रश अगर आपको मेटल पीस को वेल्ड करना है तो उसके सरफेस को सबसे पहले हमें क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि एयर वाटर से ये रिएक्ट करके कुछ यहाँ पर रस्ट जमा हो गया हो, ठीक है, इसके सरफेस पे, तो उसे हमें क्लीनिंग पर्पज़ के लिए वायर ब्रश का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर हमने वायर ब्रश यूज़ नहीं किया तो हम पावर वायर व्हील भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सरफेस को क्लीन करने के लिए या फिर वेल्डिंग के बाद आपका जो स्लैग जमा हो गया है, ठीक है, तो अगर हम चिपिंग हैमर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वायर ब्रश के हेल्प से भी हम स्लैग्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। तो जब हम लोग आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो आर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट होता है, स्पार्क आपका बहुत डिस्टेंस तक आपका जाता है, कुछ रेज़ यहाँ पर एमिट होता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ हो गया, इंफ्रारेड रेज़ हो गया, जो कि हमारे आँखों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से और साथ ही साथ अगर स्पार्क या फिर हीट हमारे बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आएगा तो हमें परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग करते टाइम में प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या क्या आ सकता है, हैंड ग्लव्स आ जाएगा, ठीक है, लेदर स्लीव्स, ठीक है, जो हमारे पूरे हैंड को प्रोटेक्ट करेगा, लेदर एप्रन हो सकता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैप, ठीक है, जो कि हमारे हेड को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन जो हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो आपका मशीन का पार्ट होगा दैट इज़ स्क्रीन और फेस शील्ड। तो हमारा फेस भी ओपन पार्ट है, ठीक है, तो हम अपने आईज़ को एंड फेस को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्क्रीन या फिर फेस शील्ड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज हमारे आँखों पर स्ट्रेस डाल सकते हैं, ठीक है, हार्मफुल रेज एमिट करता है, इसके वजह से हमारी आँखों को प्रॉब्लम होता है,
ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर स्क्रीन या फिर फेस शील्ड का एज अ प्रोटेक्टिव मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें आइज़ को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करना है तो हम गॉगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम हेड हेलमेट या हैंड हेलमेट भी का भी यूज़ ऑब्वियसली इस आर्क वेल्डिंग में हम करेंगे। तो ये था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग मशीन्स या वेल्डिंग प्रोसेस जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बेसिक्स, क्या क्या पार्ट्स के क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लास्ट अगर हम कंक्लूड करें तो हमने पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देखा, ठीक है। तो वेल्डिंग में हमने दो टाइप का वेल्डिंग देखा था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, एंड आर्क वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सिंपली हमने रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस के थ्रू जब हमने करंट फ्लो कराया था, तो करंट फ्लो कराने की वजह से इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो इसके अक्रॉस पावर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो पावर लॉस होगा और ये जो पावर लॉस होता है ये इक्विवेलेंट हीट के टर्म में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस रेजिस्टिव एलिमेंट में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो की वजह से पावर ड्रॉप होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस पावर ड्रॉप होने की वजह से ये जो पावर लॉस होता है ये इक्विवेलेंट हीट के टर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग में अगेन हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ये आपके वर्क पीस पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये खुद को मेल्ट करा के वर्क पीस को ज्वाइन करता है या फिर वेल्ड करेगा, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल है तो ये आर्क प्रोड्यूस करेगा एंड आर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा एंड हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो भी वर्क पीस है या मेटल पीस है वो वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में हम AC या DC दोनों यूज़ कर सकते हैं, AC के केस में सिंगल फेज़ एंड 3 फेज़, ठीक है। बट रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग ओनली AC यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, डालना पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करके दे सकते हैं, ठीक है। नो एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पर हम डायरेक्टली जब सप्लाई देते हैं तो आपका आर्क प्रोड्यूस होगा एंड आर्क की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है एंड इलेक्ट्रोड जो होगा वो खुद को कंज्यूम करके या मेल्ट करके आपका वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कराएगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बट आर्क वेल्डिंग में आपका आर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। फिलर मीटर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड खुद एक फिलर की तरह काम करता है। ये रिपेयर वर्क के लिए काम यूज़ नहीं हो सकता, बट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा अगर हमें वेल्डिंग प्रोसेस करना है तो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं एंड रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए हम आर्क वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं। पावर कंजम्पशन AC रेजिस्टेंस के केस में काफ़ी कम होता है, बट आर्क वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। AC के साथ काम कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो पावर फैक्टर लो होगा एंड DC के साथ भी काम करते हैं आर्क वेल्डिंग में तो यहाँ पर पावर फैक्टर हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे बार टाइप, रोलर टाइप, फ्लैट टाइप यूज़ कर सकते हैं जो कि कंज्यूमेबल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट ये रेजिस्टिव एलिमेंट होगा। एंड आर्क वेल्डिंग में हम लोग बेयर इलेक्ट्रोड, कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाईली कोटेड, लाइटली कोटेड हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में जब हम लोगों ने सप्लाई दिया था तो AC एंड DC हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे, ये आपका AC वाला पार्ट है, ठीक है, AC वेल्डिंग का पार्ट है एंड ये आपका DC वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन अगर देखें तो DC वेल्डिंग के केस में हम MG सेट या फिर रेक्टिफायर सेट लेते हैं, जबकि हम AC के केस में हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है इन केस ऑफ DC वेल्डिंग। AC वेल्डिंग के केस में आपको बहुत कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है। आर्क स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है DC के केस में, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई आपको मिल रहा है, और यहाँ पर AC के केस में आर्क स्टेबिलिटी थोड़ा लेस हो जाता है। हीट प्रोडक्शन यूनिफॉर्म होता है, AC के केस में नॉन यूनिफॉर्म होगा।
डीसी के केस में हम बेयर एंड कोटेड इलेक्ट्रोड दोनों यूज़ कर सकते हैं। एसी के केस में हम सिर्फ कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। पावर फैक्टर डीसी की वजह से हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एसी में लो मिलेगा, ठीक है। नो लोड वोल्टेज इस केस में आपका काफ़ी लो होता है, तो ये सेफ़ भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर नो लोड वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से ये थोड़ा रिस्की है। एनर्जी कंजम्पशन हमने देखा था डीसी के केस में आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, बट एसी के केस में आपका कम होता है। आर्क ब्लो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आर्क ब्लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कोई भी आर्क ब्लो नहीं होगा, ठीक है। एफिशिएंसी आपका यहाँ पर हम रोटेटिंग पार्ट्स की वजह से एमजी सेट यूज़ कर रहे हैं, तो जनरेटर मोटर सेट में आपका रोटेटिंग पार्ट होगा, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी लो हो जाता है। एंड यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो एफिशिएंसी एसी के केस में हाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एसी एंड डीसी वेल्डिंग में कौन सा बेटर है हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग में हमने डिफरेंस यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग चेंज कर लेंगे, दिस इज़ एसी वेल्डिंग एंड दिस इज़ डीसी वेल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। हीटिंग हमने देखा था एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था एंड इस तरीके से हम लोगों ने इसे कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे मूव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन हम लोग और किस किस फील्ड में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।